नमोऽस्तुनन्ताय सहस्रमूर्धये सहस्रपादाक्षशिरोरुबाहवे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटियुगधारिणे नमः। संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय के माननीय कुलपति आचार्य राजाराम शुक्ल जी, सभी मेरे व्याख्यान को श्रवण कर रहे विद्वद्गण एवं सभी संस्कृत प्रेमी बंधुओं एवं छात्रों, आज बहुत प्रसन्नता का विषय है कि संस्कृत विश्वविद्यालय में के इस कार्यक्रम में मुझे आमंत्रित किया गया और यह विषय लगभग पूर्ण शास्त्रीय है, कृतवृत्ति विमर्श का, जो आपके सामने यथामति मैं उपस्थित करूँगा। पाणिनीयं महाशास्त्रम पदसाधुत्वलक्षणम सर्वोपकारकम ग्राह्यम कृष्णम त्याज्यम न किंचन। ये पंक्ति मिलती है पराशरो पुराण की। इस पद्य में पाणिनीय शास्त्र को पद साधुत्व लक्षण कहा गया है। तात्पर्य है पदानाम साधुत्वम लक्ष्यते ज्ञायते अनेन तत्पद साधुत्व लक्षणम। वस्तुतः व्याकरण शास्त्र को पदशास्त्र कहा जाता है। पद का तात्पर्य क्या है, इस विषय में हमारे यहाँ एक सूत्र है, सुप्तिगंतम पदम, अर्थात सुप्तिगंतम पदम का जो उद्देश्य है, सुबंत और तिगंत, उसी को हम पद कहते हैं। इस तरह से ये पद के दो भेद उपस्थित होते हैं, सुबंत और तिगंत। सुबंत भी दो प्रकार का है, एक ऐसा जिसकी प्रकृति अव्युत्पन्न प्रातिपदिक है और दूसरा वैसा जिसकी प्रकृति व्युत्पन्न प्रातिपदिक है। और व्युत्पन्न प्रातिपदिक भी तीन प्रकार का है, समस्त, तद्धितांत और कृदंत। तो इस प्रकार जो है समस्त, तद्धितांत, कृदंत शब्द, ये जो व्युत्पन्न प्रातिपदिक के उद्देश्य होते हैं, ये भी वृत्ति के अंतर्गत आते हैं। वैयाकरण लोग कृत, तद्धित, समास, एकशेष, सनाद्यंत, धातुरूप ये 5 वृत्तियां मानते हैं। ऐसा सिद्धांत कौमुदी के सर्वसमाशेष प्रकरण में भट्टो दीक्षित ने उसका प्रतिपादन किया है और कौंडभट्ट भी उसी तरह से प्रतिपादन करते हैं। वो कहते हैं पदोद्देशक विधित्वं च कृतद्धित समासैक सनाद्यंत धातुरूपासु पंचस्वपि वृत्तिषु अस्त्येव। नागेश भट्ट भी लघु मंजूषा में वृत्ति विचार प्रकरण में पूर्व उन्होंने 4 वृत्तियों को उल्लेख किया और कहते हैं तत्र वृत्तिश्चतुर्धा समास तद्धित कृत सनाद्यंत धातु भेदा। और उसके पश्चात कहते हैं कि एक शेष का में भी गौण वृत्तित्व व्यवहार माना जा सकता है। उनका कथन है एक शेषे वृत्तित्व व्यवहारस्तु वृत्त्यपवादत्वेन गौणः पृथगर्थानाम एकार्थी भाव रूप एकार्थी भावस्य तत्र अभाव। शुद्ध व्यक्तौ स्वसंबंधेन व्यक्ति प्रकारक एव शक्तिग्रह तस्याएव च शब्दतोबोध इति मते एक शेष सूत्रस्योक्ति संभव बोध्य। ऐसा उन्होंने प्रतिपादन करते हुए एक शेष में गौण वृत्ति स्वीकार किया, प्रधान वृत्ति स्वीकार नहीं करते हैं। आचार्य रामज्ञा प्रसाद पांडे जी, इन्होंने भी वैयाकरण के सिद्धांतों का विशेष रूप से उल्लेख किया है और ये कहते हैं कि तद्धित समासनाद्यंत धातु रूपा तीसरा वृत्तयः अभ्युपगता, 3 ही वृत्ति मानते हैं। इनके मत में कृत का जो कृत वृत्ति है उसकी पृथक गणना करना ये उचित नहीं है। तो प्रश्न होता है कि मूलके नोपदंशम भुंक्ते, इसमें जहाँ समास का भी अभाव है, ऐसे में इसमें वृत्तित्व कैसे आप स्वीकार करें? तो कहते हैं वृत्ति समानार्थक तया आरोपित वृत्तित्वमादाय तद्व्यवहार।
फिर प्रश्न होता है कि जो ऐसे हैं जहाँ पर कर्मण्यण सूत्र से अण प्रत्यय होकर कुंभकारा इत्यादि के प्रयोग बनते हैं, जिसमें कि पद विधित्व स्पष्ट है, तो उनका आप कहाँ उनका ग्रहण नगर नहीं होगा तो कैसे वहाँ पर प्रातिपदिक संज्ञादि कार्य होंगे। इस पर वो कहते हैं कि कुंभकारादिष्वेव सामर्थ्य से अपेक्षित तत्वात् समासे नियुगतार्थत्वा, अर्थात उसको हम समास मान लेंगे कि उपपदमति सूत्र से वहाँ समास होता है। इससे ज्ञात होता है कि मुख्य वृत्तित्व केवल समास में है, तद्धित में है और सनाद्यंत धातु रूप में है। गौण वृत्तित्व जो है वो कृदंत में और एक शेष में, यह इनका मत है। अब ये बात है कि कुछ लोग वृत्तियों को 4-5 मानते हैं, कुछ 4 मानते हैं, जैसे भी बताया गया कि भट्टो दीक्षित 5 वृत्तियां स्वीकार करते हैं। नागेश भट्ट ने स्वतंत्र रूप से 4 वृत्तियों को ही कहा और रामाज्ञा पांडे जी ये 3 वृत्तियों का ही उल्लेख करते हैं। परंतु इसके पहले ये विचारणीय विषय है कि ये वृत्ति है क्या चीज, वृत्ति हम किसको कहते हैं। तो वृत्यते इति वृत्ति ही, इस रूप में अगर हम इसका विचार करते हैं तो वृत्त वर्तने धाव से भाव अर्थ में 3 प्रत्यय करने पर वृत्ति शब्द निष्पन्न होता है, जो पद पदार्थ संबंध को कहता है। इसीलिए जिस वृत्ति का लक्षण भी बतलाया गया, पद पदार्थ संबंधो वृत्ति, इसका परिष्कृत लक्षण है शादबोधानुकूल पदार्थ ज्ञान जनक ज्ञान विषय पद पदार्थ संबंध विशेषो वृत्ति। और यह वृत्ति प्रायः सभी दार्शनिक शक्ति और लक्षणाभेद से 2 प्रकार का मानते हैं। वैयाकरण लोग, जिसमें प्राचीन वैयाकरण है, वो केवल शक्ति रूप ही वृत्ति को स्वीकार करते हैं, किंतु नव्य वैयाकरण शक्ति और व्यंजना को वृत्ति के रूप में स्वीकार करते हैं और शक्ति के 2 भेद मानते हैं, प्रसिद्धा शक्ति और अप्रसिद्धा शक्ति के रूप में। और सामान्य रूप से इस तरह से वो 3 वृत्तियां उनके मत में बनती हैं, शक्ति, लक्षण और व्यंजना। और यही चीज आलंकारिक हैं, साहित्यिक हैं, वो भी यही मानते हैं, शक्ति, लक्षण और व्यंजना। किंतु कुछ आचार्य वो तात्पर्य को ही वृत्ति के रूप में स्वीकार करते हैं, जैसा कि काव्यप्रकाश में कहा गया है, स्याद् वाचको लाक्षणिकः शब्दोत्र व्यंजक स्त्रिधा वाच्यादयस्तदर्थास्युः तात्पर्यार्थोपि केषुचित्। इस तरह से ये वृत्ति शब्द का प्रयोग यहाँ होता है। जब हम वृत्त वर्तने धाव से अधिकरण अर्थ में 3 प्रत्यय करते हैं, वृत्यते पद विदित्वम स्थाप्यते अस्याम इति वृत्ति ही, तो ये जो वृत्ति शब्द है ये कृतधिक समासिक सनाद्यंत धातु रूपों में इसका व्यवहार होता है। और इसी व्युत्पत्ति से जहस्वार्था इन दोनों वृत्तियों को भी हम गृहीत करते हैं, क्योंकि ये भी समास आदि में ही इनका उपयोग होता है। वस्तुतः ये उपवृत्ति के रूप में है, क्योंकि वृत्ति के सहायक के रूप में, उनके अर्थबोध में या विग्रह के रूप में इनका ज्ञान होता है। और एक वृत्ति शब्द ऐसा भी है जो आजीविका अर्थ में जिसका प्रयोग होता है, और उसमें कर्ण अर्थ में 3 प्रत्यय करके उसका प्रयोग करते हैं। वर्तते अनया सा वृत्ति ही, ये उसकी व्युत्पत्ति है। और इस व्युत्पत्ति के विषय में सर्वप्रथम इसका जो प्रयोग होता है आजीविका के विषय में, तो मनुस्मृति में लिखा गया है, एषोदिता गृहस्थस्य वृत्ति विप्रस्य शाश्वती। तो इस तरह से वृत्ति शब्द का व्यवहार कर्ण अर्थ में 3 प्रत्यय करके और वृत्ति के विषय में, आजीविका के विषय में होता है। और यही चर्चा जानपद कुंड गोणस्थल भाज नाग काल नील कुश कामुक कवरात वृत्यवमत्रा वृत्यवमत्रावपना कृत्रिमाश्रयणा स्थौल्य वर्णानाच्छादनयो विकार मैथुनेच्छा केशवेशेष। इस सूत्र के व्याख्या के अवसर पर जो है
पदमंजरी ने कहा, हरदत्त ने, वर्तते अनया सा वृत्ति जीविका, और न्यासकार ने भी इसी का समाधान किया, वर्तते या सा वृत्ति जीवना पायो वृत्ति शब्देन इह उच्यते। तत्वबोधनीकार ने इसी स्थल पर व्याख्या करते हुए लिखा, वर्तते अनया वृत्तिर जीविका। इस तरह से वृत्ति शब्द का जीविका अर्थ में प्रयोग मिलता है। सांख्य तत्व कौमुदी में भी वृत्ति शब्द का प्रयोग आया है। प्रीत्य प्रीति विषादात्मकाः प्रकाश वृत्ति नियमार्थाः अन्योन्याभिभवाश्रय जनन मिथुन वृत्तयश्च गुणा। इस कारिका के व्याख्या के समय पर आचार्य जो तत्वबोध जो है ये इनके टीकाकार हैं, वो कहते हैं वृत्ति क्रिया साच प्रत्येकमभिसंबध्यते। ये सांख्य तत्व कौमुदी में कहा गया है, अन्योन्याभिभव वृत्तयः येषाम् अन्यतमेवार्थवशाद् उद्भूतेन अन्यादभिभूयते तथा हि सत्वं रजस्तमसी अभिभूय शान्तमात्मनो वृत्तिं लभते। एवं रजः सत्वतमसी अभिभूय घोराम एवं तमः सत्वरजसी अभिभूय मूढ़ाम। ऐसा तत्व जो है सांख्य तत्व कौमुदी में कहा गया है। यहाँ पर जो क्रियावाचक वृत्ति शब्द है, ये इसका अर्थ कैसे निकलेगा? तो यहाँ पर भी अगर हम जब भाव अर्थ में तीन प्रत्यय करते हैं तभी ये क्रिया अर्थ इसका निकलता है, वृत्यते इति वृत्ति। योग शास्त्र में भी वृत्ति शब्द का विशेष रूप से दूसरे सूत्र में ही उल्लेख है। योगश्चित्तवृत्ति निरोधा। चित्तवृत्ति यहाँ पर वृत्ति शब्द व्यापार का वाचक है। यह अर्थ भी भाव अर्थ में तीन प्रत्यय करने पर निष्पन्न होगा। नैयायिक और वैशेषिक वृत्ति शब्द से संबंध पद पदार्थ संबंध का ही ग्रहण करते हैं। वैशेषिक का कथन है सामयिका शब्दार्थ प्रत्यय। इसी तरह से शक्तिवाद में गदाधर भट्टाचार्य ने भी कहा, संकेतो लक्षणाचार्थे पदवृत्ति इति वृत्यते संपाद। इसके अनंतर वृत्ति शब्द का एक प्रयोग मिलता है साहित्य में, जिसको कैशिकी, सात्वती, आरभटी और भारती वृत्ति का उल्लेख मिलता है। उसमें भी करण अर्थ में जब तीन प्रत्यय करते हैं तब ये स्वरूप बनेगा, जिसका है वृत्यते संपाद्यते काव्यरचना रस विशेष यस्याम अधिकरण अर्थ यस्याम सा वृत्ति। अधिकरण अर्थ में तीन प्रत्यय करने पर नाट्य शास्त्र व साहित्य शास्त्र में ये जो चार वृत्तियां हैं, कैशिकी, सात्वती, आरभटी, भारती, इनका ज्ञान होता है। साहित्य दर्पण में लिखा गया है, श्रृंगारे कैशिकी वीरे सात्वत्यारभटी पुनः रसे रौद्रे च बीभत्से वृत्ति सर्वत्र भारती। वृत्ति शब्द का व्याख्यान अर्थ में भी प्रयोग होता है। वृत्यते व्याख्यायते अर्थः यया सा वृत्ति। यहाँ पर करण अर्थ में तीन प्रत्यय है और इसका जो तात्पर्य है ये सूत्रार्थ, इसको हम लोग कहते हैं इसकी वृत्ति है, सुनाइए सूत्र की वृत्ति सुनाइए। इसीलिए वहाँ पर वृत्ति शब्द का जो लक्षण लिखा गया है, सूत्रार्थावबोधकम वाक्यम वृत्ति। वृत्ति शब्द का ग्रंथ अर्थ भी होता है, वृत्ति ग्रंथ, जैसे काशिका वृत्ति है इत्यादि के रूप में। और हरदत्त ने वहाँ पर कहा है सूत्रार्थ प्रधानो ग्रंथो वृत्ति। सूत्रार्थ प्रधान जो ग्रंथ है उसको वृत्ति कहते हैं। वृत्यते समुच्चारण क्रिया विशेषेण शीघ्रत्वादि धर्म भी प्रवृत्तते यस्याम सा वृत्ति। इस रूप में जब हम वृत्ति शब्द की व्युत्पत्ति करते हैं तो उच्चारण के विषय को लेकर भी वृत्ति शब्द का प्रयोग होता है, जिसमें द्रुता वृत्ति, मध्यमा वृत्ति और विलंबिता वृत्ति, इनका इस रूप में ज्ञान शिक्षा ग्रंथों में देखा जाता है। जैसे याज्ञवल्क्य शिक्षा में इसके विषय में आया है, अभ्यासार्थे दुताम वृत्तिम प्रयोगार्थे तो मध्यमाम शिष्याणाम उपदेशार्थे कुर्याद वृत्तिम विलंबिताम।
इस तरह से वृत्ति शब्द का प्रयोग आया है। और लघु मंजूषा में भी इसी तरह का एक पद्य है, अभ्यासार्थे दुतावृत्ति मध्यमा वै चिंतने स्मृता शिष्याणाम उपदेशार्थम वृत्तिरिष्टा विलंबिता। तो इस तरह से इनका वृत्ति शब्द का प्रयोग होता है। काव्य में, नाटकों में वृत्ति शब्द का जो व्यवहार है वो व्यवहार अर्थ में भी देखने को मिलता है। जैसे एक अभिज्ञान शाकुंतल में वृत्ति शब्द आया है, कुरु प्रिय सखी वृत्तिम सपत्नी जने। यहाँ पर वृत्ति शब्द का रूप जो अर्थ है वो व्यवहार अर्थ में है, आचरण अर्थ में है। महाभाष्यकार ने वृत्ति शब्द का प्रयोग एक और अर्थ में किया है पस्वसान्निक में। वहाँ पर वार्तिक है, वृत्ति समवायार्थ वर्णानाम उपदेश। तो उसमें प्रश्न हुआ का वृत्ति ही, और उसका समाधान हुआ शास्त्र प्रवृत्ति। तो इस तरह से वृत्ति शब्द यहाँ पर शास्त्र प्रवृत्ति अर्थ में भी आता है। व्याकरण शास्त्र में वृत्ति शब्द अनेक अर्थों में प्रयुक्त है, जिसकी चर्चा हमने पूर्व में भी की। जैसे अभी जिसका उल्लेख हुआ शास्त्र प्रवृत्ति, शब्दार्थ संबंध, सूत्रार्थ, व्याख्यान ग्रंथ, जहाँ स्वार्थ अजह स्वार्थ और कृतद्धि समासयिक सनाद्यंत धातु रूप। इतने अर्थों में वृत्ति शब्द का प्रयोग व्याकरण शास्त्र में होता है। कृतद्धित इत्यादि में प्रयुक्त जो वृत्ति शब्द है, इसके विषय में स्वयं भाष्यकार ने कहा समर्था पदविधि सूत्र के व्याख्यान में, अत्र ये वृत्तिम वर्तयन्ति किम ता आहुः। ये प्रश्न हुआ, इसका समाधान भाष्यकार कहते हैं परार्थाभिधानम वृत्तिरित्याहुः। कैयट इसकी व्याख्या करते हुए कहते हैं परस्य शब्दस्य योऽर्थः तस्याभिधानम शब्दांतरेण यत्र सा वृत्तिरित्यर्थः। और नागेश भट्ट इस प्रदीप ग्रंथ की व्याख्या करते हुए कहते हैं परशब्दस्येति प्रधानार्थक शब्दस्योपसर्जन शब्दस्य वा इत्यर्थः। यत्रेत इस प्रतीक में समासादिषु वृत्ति व्यवहारातिथि भावः एवं च तन्निष्ठ शब्दांतर करणक पदार्थाभिधायकत्वं तेषां स्वाश्रयत्वेन वृत्ति व्यवहार प्रयोजकं सामर्थ्यम् इति फलितम्। तच्च स्वार्थ विशेषणक पुरुषार्थोपस्थितौ राजपद शक्ति ज्ञानस्य सहकारित्वात् बोध्यम। इस तरह से इन्होंने व्याख्या किया और पांचों वृत्तियों में इसकी व्यवहार विषयता इस वृत्ति शब्द की इन्होंने मत स्वीकार किया। तो इस तरह से यह जो परार्थाभिधानम वृत्ति है, जो वृत्ति शब्द का लक्षण यहाँ भाष्यकार ने उपस्थापित किया, वस्तुतः यही वृत्ति का लक्षण है। पांचों वृत्तियों में वृत्ति व्यवहार का ये मूल है। और अन्य भी आचार्य इसी रूप में इसका समाधान करते हैं। नागेश भट्ट ने परार्थाभिधानम वृत्ति, इसका लघु शब्देन्दु शेखर में बड़ा सुंदर व्याख्यान किया। कहते हैं परार्थाभिधाने करणे लुट सामान्य नपुंसकम पर शब्द तदर्थ परः तेन युक्तो अर्थः परार्थः। परस्य अर्थेन संबंधः यः स्वार्थः तस्याभिधाभिर्योपस्थितिः तत्करणमित्यर्थः। इतरार्थान्वित स्वार्थस्यैव उपस्थितिर्यद् घटकैरिति यावत् यदवा परेण प्रधान शब्देन शब्दान्तरार्थस्य अभिधानं विशेषणत्वेन ग्रहणं तत्करणमित्यर्थः। यत्रत्य प्रधानपदेन इतर विशेषणकस्यार्थस्यैव उपस्थितिरिति यावत् यदवा परेण अप्रधान शब्देन शब्दान्तरार्थस्य विशेषत्वेन ग्रहणम् इत्यर्थः। सा अवयव शक्ति सहकृत समुदाय शक्ति साध्या। इस रूप में इन्होंने इसका व्याख्यान किया। समर्था पदविधि सूत्र में इसका पदविधि जो है वो समर्थाश्रित है,
क्योंकि सूत्र का अर्थ भी है पद विधि समर्थाश्रितो बोध्या। तो इसमें समर्थ शब्द का जो स्वरूप है वो कैसे होगा, इस विषय में ही भाष्यकार ने इसका बड़ा सुंदर व्याख्यान दिया। वो कहते हैं कि यहाँ पर जो ये समर्थ पद है इसके दो स्वरूप हैं, एक आर्थी भाव स्वरूप और व्यपेक्षा रूप स्वरूप। वो कहते हैं अथ यद्येव एकार्थी भाव सामर्थ्यम अतापि व्यपेक्षा सामर्थ्यम किम गतम इयता सूत्रेण आह्योषित अन्यतरस्मिन् पक्षे भूयः सूत्रम कर्तव्यम गतम इत्याह। कथम समोयमर्थ शब्देन सह समासः संचोपसर्गः उपसर्गाश्च पुनरेवायात्मकाः यः कश्चित् क्रियावाची शब्दः प्रयुज्यते तत्र क्रिया विशेषम आहुः। न चेह कश्चित् क्रियावाची शब्दः प्रयुज्यते येन समः सामर्थ्यं स्यात् तत्र प्रयोगात् एतद् गन्तव्यं। नूनम अत्र कश्चित् प्रयोगार्हः शब्दः न प्रयुज्यते येन समः सामर्थ्यम् इति। तद् यथा धूमं दृष्ट्वा अग्निरत्रेति गम्यते त्रिविष्टब्धकं च दृष्ट्वा परिव्राजक इति। त्रिविष्टब्धक का अर्थ होता है त्रिदंड। त्रिदंड को देख करके और यहाँ परिव्राजक है, सन्यासी है, ऐसा ज्ञान होता है। यहाँ पर प्रश्न होता है कह पुनरसो प्रयोगार्हः शब्दः न प्रयुज्यते। तो उसमें इन्होंने कहा कि समर्थ शब्द की जो व्युत्पत्तियाँ हैं वो चार तरह से होती हैं और उसमें क्रियापद को लगा करके संगतार्थम समर्थम, संसृष्टार्थम समर्थम, संप्रेक्षितार्थम समर्थम, संबद्धार्थम समर्थम, ऐसा भाष्यकार कहते हैं। और उनको दो दो को वो एकार्थी भाव और व्यपेक्षा में स्थापित करते हैं। तद यथा तावद एकार्थी भाव सामर्थ्यम तदैवं विग्रह करिष्यते संगतार्थ समर्थः संसृष्टार्थ समर्थः इति। तद यथा संगतम घृतम संगतम तैलम इत्युच्यते एकीभूतम इति गम्यते संसृष्टार्थ समर्थः इति। संसृष्टोऽग्निरित्युच्यते एकीभूत इति गम्यते। यदा व्यपेक्षा सामर्थ्यम तदा एवं विग्रह करिष्यते संप्रेक्षितार्थ समर्थः संबद्धार्थ समर्थः इति। ऐसा भाष्यकार ने इसका उल्लेख किया। महाभाष्यकार वृत्ति जो समासादि हैं उनमें एकार्थी भाव और वाक्य में विपेक्षा रूप सामर्थ्य को मानते हैं। तच्च एकार्थी भाव रूपम सामर्थ्यम पदविदो भवति, पद विधि में होता है। कश्च तावत पद विधि, इस जिज्ञासा में भाष्यकार कहते हैं और उसका प्रतिपादन करते हैं। यदत्र विधि शब्दः विधि पूर्वक धा धातोः कर्मणि अर्थे उपसर्गे घोकी सूत्रेण विधीयते यह सा विधि इत्येवं विग्रहे किम की प्रत्यय सति निष्पद्यते। तेनात्र विधीयते यह समासादि सैवात्र विधित्वेन गृह्यते। पदविधि शब्द के विषय में भाष्यकार इनका सर्वविभक्त्यंत समास का उल्लेख किया है। उन्होंने कहा कि पदस्य विधि पद विधि, पदयोर विधि पद विधि, पदानाम विधि पद विधि, पदाद विधि पद विधि, पदे विधि पद विधि, इस तरह से अनेक विग्रहों को दिखाया। किंतु कृतद्धि समास आदि वृत्ति की दृष्टि से यहाँ पर षष्ठी समास का ही ग्रहण करना पड़ेगा। अर्थात पदस्य विधि पद विधि, पदयोर विधि पद विधि, पदानाम विधि विधि, ऐसा कैयट और नागेश ने उस स्थल पर व्याख्यान किया है। इन पांचों वृत्तियों में ये पद विधि तो जो है वो कहाँ रहता है, इस पर पहले विचार होना चाहिए। ये कहाँ रहेगा, कहाँ नहीं रहेगा। तो पद संज्ञा प्रयोजक प्रत्ययोत्पत्ति प्रयोजक संज्ञानिष्ठ विधेयता निरूपित उद्देश्यतावच्छेदक संपादक शास्त्र विधेयः पद विधि शब्देन अत्र गृह्यते। ऐसा व्याख्यान शास्त्रकार करते हैं कि पद संज्ञा प्रयोजक जो प्रत्यय, उस प्रत्यय उत्पत्ति का प्रयोजक जो संज्ञा, तादृश संज्ञानिष्ठ विधेयता निरूपित जो उद्देश्यता, और उस उद्देश्यता अवच्छेदक संपादक जो शास्त्र, और उस शास्त्र का जो विधेय है
वही पद विधि शब्द से कहा जाएगा। ऐसे इसका समन्वय अगर करना है तो कृतद्धि समासनाद्यंत धातु रूप में इन चारों वृत्तियों में साक्षात पद विधित्व होता है। कैसे? पद संज्ञा प्रयोजक प्रत्यय हैं कब प्रत्यावधिक यजाति भिन्न स्वादि प्रत्यय और तिंग प्रत्यय, और सुप्तिगंतम पदम इस सूत्र से इनकी चूंकि संज्ञा होती है इसलिए पदत्व इनका ग्रहण होता है। और तादृश प्रत्योत्पत्ति प्रयोजक संज्ञा जो है, ये जो सुप प्रत्यय और तिंग प्रत्यय होते हैं उन प्रत्ययों की उत्पत्ति प्रयोजक संज्ञा है प्रातिपदिक संज्ञा और धातु संज्ञा। क्योंकि यहाँ प्रातिपदिका इस सूत्र का जो है अधिकार है, उसके अधिकार में सौज समोच इत्यादि सूत्रों से स्वादि प्रत्ययों का विधान होता है, और वो स्वादि प्रत्यय है का प्रत्यावधिक स्वादि इनका सबका विधान होता है। इसी प्रकार धातु इस सूत्र के अधिकार में तिप्तसी इत्यादि सूत्र से तिंग प्रत्ययों का विधान होता है। प्रातिपदिक संज्ञा धातु संज्ञा एतदन्यतर निष्ठ जो विधेयता है, तादृ विधेयता निरूपिता जो उद्देश्यता है, वो कृदंत तद्धितांत सनाद्यंत समास संज्ञावत इन एतदन्यतम निष्ठ है। इनके अवच्छेदक हैं कृत प्रत्यय, तद्धित प्रत्यय, समास संज्ञा, सनादि प्रत्यय, और तद संपादक शास्त्र हैं अडौल त्रिचौ आदि, तस्यापत्यम आदि, सहसुपा आदि, धातु कर्मणः समान कर्क दीक्षायाम व इत्यादि सूत्र हैं। और तद विधेयत्व जो है वो कृत में, तद्धित में, समास में और जो है सनाद्यंत सनादि में होने से ये सभी समार्थाश्रित माने जाते हैं, क्योंकि जो है पद विधि होने के कारण। एकार्थी भाव शब्द की व्युत्पत्ति क्या है, इस पर हम लोगों को विचार करना चाहिए। तो एकश्चासौ अर्थः एकार्थः न एकार्थः इति अनेकार्थः, और अनेकार्थः एकार्थः भूयते इति एकार्थी भावः। यहाँ पर कृभ्यस्त योगे संपद्य कर्तृच्यु से च्यु प्रत्यय करने पर यह होता है। इसका तात्पर्य होता है आरोपित एकार्थी भाव, और वही आरोपित एकार्थी भाव ही वृत्ति में का निमित्त है, वही वृत्ति में माना जाता है। इस कारण से पद संबंधी विधि जो कृदादि हैं वो समार्थाश्रित होते हैं। यद्यपि एक शेष में पद विधित्व तो साक्षात नहीं, जैसा पहले कहा गया है, किंतु द्वंद्व के विषय में एक शेष का विधान होता है, और भाष्यकार ने एक शेष को द्वंद्व का अपवाद माना है। हमारे यहाँ नियम है उत्सर्ग समान देशा अपवादा भवन्ति, जो अपवाद होते हैं उत्सर्ग के समान स्वरूप में ही होते हैं। इसलिए जब उस वृत्ति का स्वरूप द्वंद्व में आप मानेंगे तो एक शेष में भी आपको मानना ही पड़ेगा, और इस कारण से एक शेष में भी वृत्ति माननी चाहिए, ऐसा आचार्यों का मत है। तो यह एकार्थी भाव सामर्थ्य कहाँ रहता है? समस्त आदि शब्दों में रहता, अर्थात कृदंत जो सिद्ध शब्द जैसे पाचक आदि है, कुंभकार आदि है, समास जैसे राजपुरुष आदि है, और कृत तद्धित सतृद्धित उपगवः आदि है। सनाद्यंत में जैसा जो है प्रेरयति या तत्र चिकीर्षति इत्यादि में है, या एक शेष रामौ आदि में है, कहाँ है रहता है? तो इस पर शास्त्रकार कहते हैं यह जो सामर्थ्य है, एक आर्थी भाव सामर्थ्य, इसको आचार्य विग्रह वाक्य में ही स्वीकार करते हैं कि विग्रह वाक्य में ही एक आर्थी भाव सामर्थ्य रहता है, क्योंकि सामर्थ्य रहने पर ही उसकी प्रातिपदिक संज्ञा होगी। सामर्थ्य होने से वो वृत्तिमत होगा, वृत्तिमत्वम अर्थवत्वम, अर्थमात्म मानकर उसकी प्रातिपदिक संज्ञा होगी, और जब प्रातिपदिक संज्ञा होगी तभी सुपोधात प्रातिपदिकयोः सूत्र से वहाँ पर जो है सुप का लुक होगा। एक बात इसमें प्रमाण क्या है कि अलौकिक विग्रह वाक्य में ही वृत्ति माननी चाहिए? तो इसमें प्रमाण है लटः क्षत्र स्थान प्रथमा समानाधिकरण इस सूत्र का भाष्य।
भाष्य में विचार आया, भाष्यकार ने कहा कि तस्या प्रथमा समानाधिकरणा योगात आदेशानुपपत्तिर यथान्यत्र तद यथा अन्यत्रापि तस्या प्रथमा समानाधिकरणेन योगो न भवति क्वान्यत्र लंगी अपच दोदनम देवदत्त है। इसका समाधान भाष्यकार कहते हैं तत्र किमस्माभिः शक्यम कर्तुम यल्लटो प्रथमा समानाधिकरणेन योगो भवति लंघो न स्वाभाविकमेतत् अथवा आदेशेन समानाधिकरण्यम दृष्ट्वा अनुमानात् गंतव्यम प्रकृतेरपि समानाधिकरण्यम भवति। इस तरह से इन्होंने जो है समानाधिकरण प्रकृति अर्थात वहाँ विग्रह में भी स्वीकार किया और स्पष्ट इसकी व्याख्या कैयट करते हैं यद्यपि लटो प्रयोगाद प्रथमा समानाधिकरण्याभावः प्रत्यक्षेण निश्चीयते तथापि प्रत्यक्षस्य अन्यथा सिद्धत्वात् लकाराप्रयोग निमित्तत्वाद् अभावग्राहिणो बाध्यत्वम् अन्यथा सिद्धेन तु सामान्यतो दृष्टानुमानेन लटो प्रथमा समानाधिकरण्यावागमः न ह्यन्यथा देशस्य तदुपपद्यते इति भावः। अर्थात विग्रह वाक्य में हम उस वृत्ति का अनुमान करते हैं, अनुमान करके उसको वृत्तिमत्ता मान कर उसके प्रातिपदिक संज्ञाधिकार होते हैं। नागेश भट्ट यहाँ पर पदविधित्व में जो है सर्वसमासेश प्रकरण की व्याख्या के संदर्भ में पांचों वृत्तियाँ कहाँ हैं इसका स्पष्टतया प्रतिपादन करते हुए लिखा है कि एकार्थी भाव रूप जो वृत्ति है वो समर्था पदविधि परिभाषा के बल से समास तद्धित में और जो है पद विधित्व स्पष्ट होने के कारण वहाँ पर है एकार्थी भाव सिद्ध है और साक्षात है। और कृदंत में भी उपद निमित्तक कुंभकार कर्मकार कुरुचर इत्यादि में पद विधित्व स्पष्ट है और उसके साहचर्य से पाचकादि अर्थात पाचक है कर्ता है इत्यादि में भी वृत्ति को स्वीकार करना चाहिए। और इसलिए पाचकादि में क्रियाकारक भाव संबंध की प्रवृत्ति निमित्तक वहाँ पर क्रिया शब्द का व्यवहार भी होता है कृत कृदंत ऐसा मान करके। तद्धित शब्द से यहाँ क्या होगा, तद्धितांत का ग्रहण करेंगे तद्धितांत वृत्ति में कि कुछ उसका और अर्थ होगा। अगर हम ये कहते हैं तद्धितांत ऐसा करते हैं तो जहाँ से यहाँ पर बहुच प्रत्यय होता है अकच प्रत्यय होता है। बहुच प्रत्यय प्रकृति के आदि में होता है, अकच प्रत्यय प्रकृति में टी से पूर्व होता है, तो एक कृदंत तद्धितांतत्व इनका ग्रहण नहीं होगा। इसलिए आचार्यों ने कहा कि तद्धित प्रत्यय घटित समुदाय तद्धितांत। तो तद्धित प्रत्यय घटित समुदाय है ऐसा कहने से जो तद्धितांत है शब्द है वो भी गृहीत होगा, जिसमें बहुच प्रत्यय होता है ऐसा भी गृहीत होगा, जिसमें अकच प्रत्यय होता है वो भी गृहीत हो सकता है। इसलिए उसकी भी उसमें भी वृत्तित्व बनता है, इसलिए दोष नहीं होता है। नागेश भट्ट ने एक शेष में परार्थान्वित स्वार्थोपस्थापकत्वाभावात् उसमें वृत्तित्व नहीं मानते हैं, किंतु क्यजादि में वृत्तित्व स्पष्टतया मानते हैं। फलतः सनाद्यंत धातु रूप में उनकी वृत्तिता स्वीकार होती है। यद्यपि सन में पदोद्देशकत्वाभाव है इसलिए पद विधि नहीं हो सकती ऐसा कह सकते हैं, फिर भी यहाँ पर भाष्य का प्रमाण है और भाष्य प्रमाण से सनादि में भी वृत्ति स्वीकार की जाती है। भाष्य का स्वरूप यह है धातु कर्मणः समान कर्तिकादिच्छायाम वा। इस सूत्र में प्रश्न हुआ वा वचनानर्थक्यम तत्र नित्यत्वासनः। इस वार्तिक की व्याख्या करते हुए भाष्यकार कहते हैं वा वचनम चानर्थकम किम कारणम तत्र नित्यत्वासनः। ही द्वौ पक्षौ वृत्तिपक्षश्चावृत्तिपक्षश्च स्वभावतश्चैतद्भवति वाक्यम प्रत्ययश्च इत्याह। कैयट ने इसकी व्याख्या करते हुए कहा वृत्तेरेकार्थी भाव विषयत्वात् व्यपेक्षा विषयत्वाच्च वाक्यस्य भिन्नार्थत्वात् बाध्य बाधक भावा प्रसंगादिति भावः कहा। और इसी की व्याख्या करते हुए नागेश भट्ट स्पष्टतया कहते हैं
भाष्य प्रामाण्यात अस्यापि एकार्थी भाव एक प्रवृत्तिरिति भावः। अर्थात जो भाष्यकार कहते हैं कि ये दो पक्ष होते हैं, वृत्ति पक्ष और अवृत्ति पक्ष। तो वृत्ति पक्ष और वृत्ति पक्ष जो उन्होंने कहा वावचन अनर्थक के प्रसंग में, इसे भाष्यकार कहना चाहते हैं कि जैसे कर्तुम इच्छति और चिकीर्षति। तो कर्तुम इच्छति ये जो है अवृत्ति पक्ष हो गया, चिकीर्षति ये वृत्ति पक्ष हो गया। इसलिए वृत्ति पक्ष अर्थात चिकीर्षत ये सन्नंत में भी वृत्तिता, वृत्तिपद व्यवहारता, ये इनको स्वीकार है महाभाष्यकार को। तो इसीलिए भाष्य प्रामाण्य तस्याप एकार्थी भाव एक प्रवृत्ति भावात, ऐसा उद्योतकार का कथन है। यद्यपि एक शेष के विषय में वृत्तिता साक्षात नहीं, जिसका कई बार उल्लेख हुआ, किंतु ये सभी का व्याख्यान भी ऐसा है, फिर भी यह पक्ष व्याख्यान का विषय है। जैसे आप एक शेष जैसे करते हैं, जैसे राम शब्द है, रामश्च रामश्च इति रामो, अथवा रामश्च 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 इति रामा। तो इस स्थल में पहले चार्थे द्वंद्व सूत्र से द्वंद्व समास प्राप्त होता है। अब द्वंद्व समास तभी प्राप्त होगा जिसमें वृत्ति रहेगी, वृत्ति नहीं रहेगी तो प्राप्ति ही नहीं होगी। तो आपने उसको वृत्ति स्वीकार किया, तभी चार्थे द्वंद्व सूत्र की प्रवृत्ति आपने दिखाई। और फिर स्वरूपा नाम एक शेष, एक विभक्त सूत्र अवादत्वात्, वहाँ पर एक शेष का विधान करता है। तो यह जो नियम है उत्सर्गार समानादेशा वादा भवंत, इस वचन के अनुसार एक शेष में पूर्व में विद्यमान जो एक अर्थी भाव रूप सामर्थ्य है, जिसको विग्रह में स्वीकार किया गया, इसका उल्लेख पूर्व में हुआ है भाष्य प्रमाण के साथ। तो क्या वह जो एक अर्थी भाव रूप है केवल एक शेष होते ही समाप्त हो जाएगा? ये कथन उचित नहीं है। अन्यथा उत्सर्ग समानादेशा वादा भवंती, ये नियम की ही असंगति हो जाएगी। इससे ज्ञात होता है कि एकार्थी भाव समास, तो एकार्थी भाव जो है वो जैसे द्वंद्व समास में है, वैसे ही आपको स्वीकार करना पड़ेगा एक शेष के विषय में। तो इस प्रकार ये एकार्थी भाव का ये स्वरूप होता है। हम लोग कृतवृत्ति के विचार के प्रसंग में मुख्य रूप से उपस्थित हैं और उसकी चर्चा हमें करनी है। और ये कृत प्रत्यय की जो प्रकृति है वो धातु है, परंतु उसके पहले हम लोगों को प्रत्यय शब्द का अर्थ भी समझना पड़ेगा, जानना पड़ेगा प्रत्यय है क्या चीज़। तो प्राय सभी कोई कहते हैं प्रत्यय क्या है कि भाई जिसको प्रकृति को उद्देश्य करके जिसका विधान हो उसको प्रत्यय कहते हैं। प्रकृतिनिष्ठ उद्देश्यता निरूपिधेयतापन्नः प्रत्यय। अब यहाँ पर पुनः ये प्रश्न होता है कि प्रत्यय पद से किसका ग्रहण करना चाहिए, अर्थात प्रत्यय पद का अर्थ क्या होगा, प्रत्यय पद की व्यवस्था क्या बनेगी। भाष्यकार ने इसका बड़ा समाधान बहुत सुंदर किया कि प्रत्यय इति महती संज्ञा क्रियते, संज्ञा च नाम यतो न लघीयः उत एतत् लघ्वर्थम ही संज्ञाकरणम तत्र महत्याः संज्ञाकरणे एतत् प्रयोजनम अन्वर्थ संज्ञा यथा विज्ञायेत प्रत्ययायीति प्रत्यय। यदि प्रत्याययति इति प्रत्ययः अविकारादीनां प्रत्यय संज्ञा न प्राप्नोति नहीं ते किंचित प्रत्याययन्ति एवं तर्हि प्रत्यायते इति प्रत्ययः। ऐसा उन्होंने जो है विचार किया प्रत्यय सूत्र में। नागेश भट्ट भाष्य के तात्पर्य को लिखते हैं कि प्रत्यय महासंज्ञा के कारण जो प्रत्यय शब्द का जो अर्थ होगा स्व स्व प्रकृत्यन्यतरार्थ प्रत्यायकस्यैव तत्संज्ञकत्वात्, ऐसा जो है वो लघु शब्देन्द्र शेखर में इन्होंने इसका उल्लेख किया। इस विवेचन से ज्ञात होता है कि प्रत्यय शब्द का जो लक्षण होगा वो स्व स्व प्रकृत्यन्यतरार्थ प्रत्यायकत्व प्रत्ययत्व, ये मानना चाहिए। प्रत्यय शब्द ये इसमें प्रतिपूर्वक इण गतौ धातु से यहाँ घ प्रत्यय होता है और कर्ता अर्थ में भी है और जो है कर्म अर्थ में भी इसको मानते हैं। प्रत्यय शब्द जो है कर्तृ साधन भी है और कर्म साधन भी है। इसमें प्रमाण कौन है उसको बताते हैं। तो क्योंकि जब प्रत्यय अपने अर्थ को खाली बतलाएगा तब तो प्रत्यायति स्वम अर्थम इति प्रत्यय व्युत्पत्ति होगी, किंतु जब प्रकृत्यर्थ को बतलाएगा तो प्रत्यायते प्रकृत्या यह सह प्रत्यय
इस रूप में जब हम कर्म साधन में स्वार्थिक प्रकृत्यर्थ बोधक प्रत्यय शब्द जब ग्रहण करेंगे तो इसलिए दोनों प्रत्यय शब्दों का ग्रहण करने के लिए भाष्यकार ने कहा एवं तरहि उभय साधरो यम कर्तृ साधन कर्म साधनश्च। तो इस तरह से दोनों व्युत्पत्तियों को ज्ञान कराने के लिए भाष्यकार ने इसको कर्तृ साधन और कर्म साधन दोनों माना। पाणिनि अष्टाध्यायी में प्रत्यय अधिकार सूत्र है जिसका तृतीय अध्याय से लेकर के और पंचम अध्याय पर्यंत इसका अधिकार माना जाता है। और इसके अधिकार में जितने भी सूत्र उपदिष्ट हैं वो प्रायः प्रत्ययों का विधान करते हैं, किंतु कुछ ऐसे भी सूत्र हैं जो आदेश के विधायक भी हैं, आगम के विधायक हैं। जैसे श्रुवा श्री च ये सूत्र है, हल अश्ना शाना झौ सूत्र है, ये आदेश का विधान करते हैं। इस तरह से आगम का विधान करने वाला सूत्र है जैसे इंद्र वरुण भव शर्व रुद्र मृड हिमारण्य यवन मातुलाचार्याणा मानुक इत्यादि सूत्र हैं, ये आगम और आदेश का विधान करते हैं। तो जब प्रत्यय सूत्र के अधिकार में पढ़े गए हैं तो क्या इन आगम और आदेश की प्रत्यय संज्ञा होगी कि नहीं होगी। यद्यपि प्रत्यय महासंज्ञा होने के कारण जो कि अन्वर्थ संज्ञा मानी गई, इसलिए भाष्यकार ने अन्वर्थ संज्ञा माना, फिर भी इनका कथनचित अगर कोई कहता है कि अगर प्रकृत्यर्थ रूप तो इनका अर्थ माना जा सकता है, क्योंकि प्रकृत्यर्थ प्रकृति के साथ जब ये प्रयुक्त होते हैं तो निरर्थकत्व ना हो, एक तरह इनका प्रकृत्यर्थ रूप अर्थ अगर स्वीकार कर सकते हैं तब इनमें भी प्रत्यात्वापत्ति आ जाएगी। उसका वारण कैसे होगा, इसके लिए एक हमने इसका लक्षण बनाया कि अष्टाध्यायी तृतीय चतुर्थ पंचमाध्याय सूत्र विहितत्वे सति आगमादेश भिन्नत्वे सति स्व स्व प्रकृत्यन्यतरार्थ प्रत्ययकत्वम प्रत्ययत्वम, ये प्रत्यय का लक्षण एक बनाया गया है हमारे द्वारा। और इस तरह से इसमें आगम और आदेश की भिन्नता होने के कारण दोष नहीं होता है, क्योंकि सभी प्रत्यय जितने हैं उसमें तृतीय अध्याय चतुर्थ और पंचम अध्याय में पढ़े गए हैं। और तृतीय अध्याय में जो पठित प्रत्यय हैं उनका धातु से उनका विधान होता है और चतुर्थ पंचमाध्याय पठित प्रत्ययों का प्रातिपदिक से होता है। इस तरह से प्रत्ययों का स्वरूप है। और ये प्रत्यय 9 प्रकार के माने जाते हैं। 9 कौन है? तो सबसे पहले जो प्रत्यय हैं उनका है धातु प्रत्यय अर्थात धातु संज्ञोद्देशक प्रत्यय, जो सनादि प्रत्यय जिनको हम कहते हैं, ये 2 तरह के हैं। कुछ धातु से इनका विधान होता है जैसे सन प्रत्यय है, णिच प्रत्यय है, यंग प्रत्यय है, आय प्रत्यय है। और कुछ का सुबंत से विधान होता है जैसे क्यच काम यच कंग आदि। विकर्ण प्रत्यय जिसमें शप शन आदि हैं। और कृत्य प्रत्यय जो कृत्या सूत्र के अधिकार में जिनका विधान होता है कृत्य प्रत्यय कहते हैं। और धातु सूत्र के अधिकार में ही जो कृत्या सूत्र से भिन्न में पढ़े हैं, क्यों कृत्या सूत्र का अधिकार डबल त्रिचौ तथा प्राक अधिकार है ऐसा कहा गया है, इसलिए उसके पश्चात डबल त्रिचौ के पश्चात जितने प्रत्यय हैं केवल कृत प्रत्यय कहते हैं। इसके अंतर तिंग प्रत्यय, सुप प्रत्यय, स्त्री प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय। और 9वां है समासांत प्रत्यय, जिनका विषय में आप सभी जानते हैं। और इनमें कृत्य प्रत्यय और कृत प्रत्यय ये सभी कृत प्रत्ययत्वेन इनका ज्ञान होता है। और प्रयोग दृष्टि से अर्थ की वजह से कृत प्रत्ययों का पृथक वर्ग स्वीकृत किया गया है। और ये कृत प्रत्यय कृदतिंग इस सूत्र के द्वारा धातु इस सूत्र के अधिकार में जो भीत कृत प्रत्यय हैं उनको हम कृत कहते हैं। ऐसा कृतिंग सूत्र के द्वारा इनकी कृत संज्ञा होती है। धातु इस सूत्र के अधिकार में तव्यत्यव्यता नियरा इस सूत्र से लेकर के जीयते रत्रिन इस सूत्र तक जो है सामान्य रूप से कृत प्रत्ययों का विधान है। छंदस लिट इससे लेकर के वर्तमान लट तक यह जो है 19 सूत्र लिडादि लकारों का विधान करते हैं। और पुनः लटा शतप्रस्थान प्रथमा समानाधिकरण यहाँ से लेकर के अन्योभ्यो दृश्यते यहाँ तक सामान्य रूप से कृत प्रत्यय हैं। पुनः वर्तमान साम्य वर्तमानाद्वा यहाँ से लेकर के समोत्तरे लंच यहाँ तक जो सूत्र हैं ये जो लकार का विधान करते हैं, इन्हीं के मध्य में तिच तौच संज्ञायाम यह सूत्र इक्तिच और रक्ता प्रत्यय का विधान करता है। और इसी प्रकार चतुर्थ पाद में क्रिया संव्यवहारे लोट लोटो हिस्सौ
माच तद्ध्वमोह यहाँ से लेकर के उपसंवाद शंकयोश्च यहाँ तक ये 7 सूत्र लकार का विधान करते हैं। लस्य के अधिकार में सभी सूत्र आदेशागम संज्ञा के विधान करने वाले हैं, प्रत्यय विधायक नहीं हैं। अब यहाँ पर प्रश्न ये उठता है कि जो लडादि लकार हैं इनकी कृत संज्ञा होनी चाहिए कि नहीं। इस विषय में भाष्यकार ने कृततिंग कहा उस विवेचन में, अथवा तिंग भावनो लकार से कृत संज्ञा प्रतिषेध ये कहा, और कहा लकाराणाम कृत संज्ञकत्वे दोषात जो है उसमें दोषों का प्रदर्शन किया, और कहा कि धातु इस सूत्र अधिकार में विहित जो लकार स्थानिक जो तिंग जो लकार हैं जो तिंग स्थानिक हैं उनकी कृत संज्ञा नहीं होनी चाहिए। इसलिए धातु सूत्रकार में वही लकार भिन्न तिंग भिन्न जो प्रत्यय हैं उन्हीं की कृत संज्ञा होनी चाहिए, क्योंकि जो तिंग हैं वो लस्य इसके अधिकार में आदेश जो है आदेश के रूप में कथित हैं, तो विधेय जो लादेश के रूप में जो प्रत्यय माने जाते हैं अस्थानित भाव से उनमें जो है प्रत्ययत्व धर्म आता है, और लकार स्थानिक होने से जो है इनका जो प्रयोग में दर्शन होने से वाचकता भी, क्योंकि लकार जो है वो उनका प्रदर्शन नहीं होता, उनके स्थान में आदेश का ही प्रदर्शन होता है, इसलिए वाचकता तिंग में मानी जाती है। फलतः कृतिंग सूत्र में अतिंग ग्रहण से तिंग भिन्न और तिंग स्थानिक जो लकार हैं उनसे भिन्न जो है वो धातु सूत्र के अधिकार में जो विहित प्रत्यय उनकी संज्ञा माननी चाहिए। इससे लडादि लकारों की कृत संज्ञा नहीं होना चाहिए, ऐसा उसका प्रतिपादन किया। किंतु भाष्यकार ने कृतिंग सूत्र में अतिंग ग्रहण का प्रत्याख्यान किया, तो प्रत्याख्यान होने से लडादि लकारों की भी कृत संज्ञा होती है, वो भी कृत के अंतर्गत आते हैं। और साथ साथ कृन्मय जनता सूत्र के भाष्य में भाष्यकार ने कार्यांचकार इसके सिद्धि के लिए वहाँ कहा कृदंतम जन्मांतम, और ऐसा पक्ष जो है कृदंत का मान करके स्वीकार किया, और उसकी संगति तभी बनेगी जब लडादि लकारों को हम कृत मानते हैं। तो इस तरह से कृत प्रत्यय का विवेचन होता है कि कौन कौन से कृत प्रत्यय माने जाते हैं। एक विवेचनीय विषय ये भी है कि ये कृत प्रत्यय जो है किस काल में इनका विधान होता है, कौन कैसे इनका विचार है, इसका भी संक्षेप रूप में हम इनका विवेचन करते हैं। कृत प्रत्यय काल की दृष्टि से भी विभक्त हैं, कुछ प्रत्यय वर्तमान काल में होते हैं, कुछ भूतकाल में होते हैं, कुछ भविष्यत काल में होते हैं। भविष्यत काल में जो प्रत्यय हैं भविष्यत गम्यादेह यहाँ से लेकर के और अनद्यत्ने लुट यहाँ तक इनकी अनुवृत्ति होती है। इसमें तूण रगड़ो भाववचनात् अणकर्मणिचा इत्यादि सूत्र भविष्यत काल में प्रत्यय का विधान करते हैं। भूते इस सूत्र का वर्तमान लट इस सूत्र के पूर्व अधिकार होने से करणे यजा यहाँ से लेकर के पूर्वलिंगी चास में यहाँ तक जो भूतकाल में प्रत्ययों का विधान होता है, और उसमें ही पद रुज विश्व विशेष प्रशोयं इस सूत्र में कौमुदीकार ने भविष्यत ऐसा की निवृत्ति माना है। फलतः इस सूत्र में भविष्यत काल और भूतकाल का संबंध उल्लिखित नहीं है, तो किस काल में इसका संबंध होगा इसका साक्षात उल्लेख नहीं है। और ये सूत्र जो है कर्ता अर्थ में, कर्तृभिन्न कारक में, कर्म में, भाव में अर्थ जो है प्रत्ययों का विधान करते हैं, किंतु भाष्य में, कौमुदी में, काशिका में जो भी उदाहरण प्रदर्शित हैं उनके उदाहरण से ऐसा प्रतीत होता है कि ये जो घय आदि प्रत्यय हैं वर्तमान काल में होते हैं। एवं इसी तरह से अनेक प्रत्यय हैं जिनका काल निर्देश नहीं है, उनका भी वर्तमान काल में विधान होना चाहिए। प्रश्न होता है कि वर्तमान काल में होते इस पर कोई प्रमाण है क्या? इस विषय में रउल त्रिचौ सूत्र में विचार हुआ, क्योंकि वहाँ पर भी काल का निर्देश नहीं है, और वहाँ भाष्यकार ने विचार किया त्रिदादिषु वर्तमान कालोपादानम कर्तव्यम किम कारणम आध्यायक वेदाध्यायाद्यर्थम। आध्यायकः वेदाध्यायः अधीतवत्यध्येष्यमाणे मा भूत नवा कालमात्रे दर्शनादन्येषां नवा वक्तव्यं किम कारणम कालमात्रे दर्शदा अन्येषां कालमात्रे ह्यन्ये प्रत्ययः दृश्यन्ते। इस विषय में टीकाकारों ने विशेष करके नागेश भट्ट ने कहा
कि जिन जिन प्रत्ययों में काल निर्देश नहीं है, रवल तिचौ इत्यादि में, इसमें प्रयोग प्रमाण है। अर्थात जहाँ पर अन्य काल में भी इन प्रत्यांत शब्दों का उल्लेख मिलता है, उनमें आप अन्य काल का प्रसंग मानेंगे। सामान्य रूप से वर्तमान काल में इन प्रत्ययों का विधान होगा, परंतु उसमें भी डबल त्रिश इन दोनों का जो विधान होगा वो केवल कर्त जो है वर्तमान काल में ही होगा, ऐसा उन्होंने लिखा। अन्य शाम डबल व्यतिरिक्तानाम इत्यर्थ, ऐसा कहा। इसी प्रकार महाभाष्य ग्रंथ से यह भी स्पष्ट होता है कि जहाँ जहाँ पर काल विशेष का उल्लेख है वहाँ प्रत्यय में काल विशेष का उदाहरण है। जैसे भूते इस सूत्र के अधिकार में, वर्तमान लट इससे पहले है, उसके पहले तक जितने हैं सभी वर्तमान अर्थ में होगा। करणे यजः यहाँ से लेकर के उपैवान अनुनादश्च, यहाँ पर सभी सूत्र भूतकाल में प्रत्ययों का विधान करते हैं। इसी प्रकार यद्यपि उणादेव बहुलम, इस सूत्र में भी वर्तमान लट इसका वर्तमाने की अनुवृत्ति कुछ लोग मानते हैं। तो जितने उणादि प्रत्यय हैं वर्तमान काल में इनका विधान होता है, फिर भी भूतेपि दृश्यन्ते इस सूत्र की व्यवस्था से जो प्रत्यय है उणादि प्रत्यय भूतकाल में और वर्तमान काल में दोनों भी इनका प्रयोग होता है। इसी तरह से तुमुन प्रत्यय विधायक जो सूत्र हैं, जैसे तुमुन डबलो क्रियार्थायाम क्रियायाम समान कर्तृकेषु तुमुन काल समय बेला सुतुमुन इत्यादि, इसमें तुमुन डबलो क्रियार्थाम क्रियायाम यहाँ पर भविष्यति गम्यादया, इससे भविष्यत पद की अनुवृत्ति होने से ये भविष्यत काल में यह तुमुन प्रत्यय और रउल प्रत्यय का विधान करता है। समान कर्तृकेषु तुमुन, यहाँ पर भी भविष्यत मर्यादा वचने, यहाँ से पर सूत्रकार ने कहा कि भविष्यत पदानुवृत्ति यहाँ पर भी होती है, इसलिए यहाँ पर भी ये भविष्यत काल में इसका विधान होता है। लिंग लकार विधायकों में भविष्यत पद की अनुवृत्ति मानी गई है। इसी प्रकार काल समय बेला स्तुमन में प्रैषादि अर्थों में भविष्यत काल में ही तुन प्रत्यय का विधान माना गया है। तुमर्थे सेनसिन इत्यादि सूत्र में, और इसी तरह से ईश्वरे तोसुन कसुनो इत्यादि सूत्र में विहित जो से सेन असेन इत्यादि प्रत्यय हैं, ये भी भविष्यत काल में होते हैं। किंतु शक धृष ज्ञाग्ला इत्यादि सूत्र से भी जो तुन प्रत्यय है यह वर्तमान काल में तुन प्रत्यय का विधान करता है। इस तरह से काल निर्देश भी इनमें प्राप्त होता है। ऐसे बहुत से सूत्र हैं जहाँ पर काल का निर्देश नहीं है। इसी प्रकार कृत्या प्रत्यय हैं, तबियत तन्वीर इत्यादि के हैं, चित्याग्नि चित्ते हैं, ये इन कृत संज्ञक प्रत्ययों का डबल त्रिचौ से लेकर के आत्मा ने खश्च तक जितने सूत्र विहित प्रत्यय हैं, उसी तरह से लटा शत्रसा जब प्रथमा समानाधिकरण यहाँ से लेकर के मति बुद्धि पूजार्थे से इस सूत्र से जो विहित प्रत्यय, इनमें भी काल निर्देश नहीं है। इसलिए ये भी सब प्रत्यय वर्तमान काल में और यथा प्रयुक्त अन्य कालों में भी इनका प्रयोग हम लोग देखते हैं। इस कारण से इनका वर्तमान काल विशेष रूप से उपलक्षित होता है, ऐसा अध्ययन से ज्ञात होता है। काशिका ग्रंथ में हरदत्तादि ने तथा सिद्धांत कौमुदी टीकाओं में कहा गया है कि ये जो पद रुज विशस्पृशोघ इत्यादि सूत्र में भविष्यति इति निवृत्तम ऐसा उल्लेख है। तो इस आधार पर जो है तो ये भविष्यति गम्यादय यहाँ से लेकर के अन्य भी दृश्यते इस सूत्र में विहित प्रत्यय वर्तमान काल में होंगे, क्योंकि यहाँ पर भी काल का निर्देश नहीं है। इसी तरह से कृत्यार्थे तवैन के नियत्वनः यहाँ से लेकर के परावर योगे चैत्यावत जितने भी सूत्र हैं, इनमें भी काल का निर्देश न होने के कारण ये भी जो प्रत्यय हैं वर्तमान काल में, अथवा यदि इनका प्रयोग भविष्यत में या भूत में कहीं इस दृष्टिगोचर होता है तो भूतकाल में भी इनको माना जा सकता है। और समान कर्तृको पूर्वकाले इस सूत्र में समान कर्तृक क्रिया के रहने पर पूर्वकाल अर्थात भूतकाल में की जो क्रिया है तदवाचक धातु से त्व प्रत्यय को माना गया है। तो इस तरह से ये भूतकाल में इसका ग्रहण होता है। आभिक्षेण अमूल इस सूत्र से भी जो त्व प्रत्यय है वही वर्तमान काल में अणुल प्रत्यय का विधान करता है। इस तरह से यहाँ पर इस सूत्र से लेकर के भव्य गे प्रवचनीय स्थोपनीय जन्याप्लाव्यावा यहाँ तक लेकर के सभी सूत्र जिनके काल का निर्देश नहीं है वो वर्तमान काल में इन प्रत्ययों का विधान करते हैं। इस तरह से काल की दृष्टि से भी जो है स्पष्ट रूप से ये उल्लेख होता है कि किसका कहाँ पर कैसे जो है किस काल में इन प्रत्ययों का विधान किया जाए। वर्तमान लट सूत्र का में सूत्रस्थ जो वर्तमान शब्द है इसका लटा शत्रु ईशान प्रथमा समान अधिकरण यहाँ से लेकर के
उणादयो बहुलम, यहाँ तक इसकी अनुवृत्ति होने से इसके अंतर्गत जितने प्रत्यय हो वर्तमान काल में इनका विधान होता है, और अन्य भी जो प्रत्यय हैं जिनका काल का निर्देश नहीं है उनका तीनों में विधान होता है, ऐसा किसी का कथन है। किंतु उसमें भी जैसा कि अभी हमने पूर्व बताया खेड़बुल त्रिचौ सूत्र के भाष्य के अनुसार वहाँ पर वर्तमान काल का में विशेष रूप से ड़बुल त्रिच इत्यादि प्रत्ययों का विधान होता है और अन्य का काल मात्र में भी होता है। तो इस भाष्य ग्रंथ से ये प्रतीत होता है कि पाणिनि ने जहाँ पर काल निर्देश किया है वहाँ पर उन कालों में उन प्रत्ययों का विधान होना चाहिए, और जहाँ पर काल निर्देश नहीं है या वहाँ पर किसी की निवृत्ति नहीं है तो विशेष करके ड़बुल त्रिच इत्यादि जैसे स्थलों में वहाँ वर्तमान काल में ही उनका प्रयोग होता है। किंतु अगर कहीं प्रयोग किसी जो ऐसे कृत प्रत्ययों का जिनमें काल निर्देश नहीं है उसमें भूत अर्थ में या भविष्यत अर्थ में प्रतीत होता है तो उन कालों में उनका विधान माना जा सकता है। इस तरह से कृत वृत्ति के विषय में बहुत विवेचन है जिसका संक्षेप में हमने आप लोगों के सामने उपस्थापित किया। आप लोगों ने हमारे इस व्याख्यान को बड़े स्नेह और सम्मान से सुना। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, और साथ में मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय के माननीय कुलपति परम विद्वान आचार्य राजाराम शुक्ल जी को, और तथा इस कार्य के प्रबंधक डॉक्टर मधुसूदन मिश्र जो ज्योतिष विभाग में आचार्य हैं। आप सभी को पुनः धन्यवाद ज्ञापित करते हुए प्रणाम करते हुए अपने व्याख्यान को यहीं पर पूर्णता प्रदान करता हूँ। धन्यवाद।